ॐ नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। मित्रों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी हमने जो मंगलाचरण किया ये श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का है। आज हम उस आत्म तत्व को स्मरण करते हुए उस आत्म ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होते हैं। मित्रों, जब भी हम माँ सरस्वती की उपासना करने बैठे, जब भी हम विद्या अध्ययन की तरफ उन्मुख होते हैं, मेरा एक संदेश है आप सभी लोगों से कि जरूर अवश्य अपने इष्ट देव का स्मरण करें, माँ सरस्वती की स्तुति करें, या फिर जो भी अपनी भारतीय संस्कृति में जो भी हमारे लिए उपास्य, हर व्यक्ति का जो भी उपास्य जैसा है उसको स्मरण करके आप करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा करने से आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये शांत होगा, पढ़ने में एकाग्रचित होगे, मन लगेगा। इसी भावों के कारण और यही भाव लेकर के मैं प्रतिदिन आप लोगों से 2 मिनट लेता हूं, जिसमें मैं आपको कोई ना कोई एक नीति श्लोक, पद्य श्लोक सुनाता हूं। मित्रों, आज का जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का है, अनुष्टुप छंद में निबद्ध, ये बहुत ही सुंदर पद्य है और उसमें कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसके विषय में इसमें है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्म तत्व को न एनम नहीं छिन्दन्ति, इस शस्त्राणि, शस्त्र द्वारा इस आत्मा को हम काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अग्नि इसको जला नहीं सकती, आत्म तत्व को अग्नि कभी भी जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता। देखो, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। ऐसा आत्म तत्व आप सभी के अंदर जो विद्यमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं और मेरा जो विद्यार्थी वर्ग है उनको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपको जो यहां से मैया पाठशाला के माध्यम से ये जो श्रृंखला जो मैं हिंदी और संस्कृत व्याकरण की शुरू करी है, ये आपके मन मस्तिष्क तक जाए और आपके लिए हमेशा ही एक सफलता में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। मित्रों, अभी पिछले 3 दिन से मैं बहुत व्यस्त हूं और इसलिए मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि संस्कृत की कक्षाएं नहीं हो रही है। प्रयास करूंगा कल से नियमित रूप से आप लोगों को कक्षा मिले। आज हम हिंदी व्याकरण का ये जो हमारा बिंदु चल रहा था और इसमें विसर्ग संधि में मैंने 2 भाग पहले आपके जो है आपके लिए लेके आया था। आज हम विसर्ग संधि भाग 3 की बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए, क्या है ये विसर्ग संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं ये चाहता हूं कि ये 3 व्याख्यान जो है ये आपको इतना आत्मनिर्भर बना दे, या आपको इतना आत्म स्वावलंबी बना दे कि विसर्ग संधि से कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आए तो हमारी दृष्टि इन नियमों पर जानी चाहिए और हमारा कोई भी जो है प्रश्न गलत नहीं हो। मित्रों, हम परीक्षा के लिए जरूर मेरा विद्यार्थी वर्ग तैयारी करता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। कहा गया है कि हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब सभी कर्मों को वो भस्म कर देती है। तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये परीक्षा इसलिए हम पढ़ें, क्योंकि भाषा मनुष्य को एक दिया हुआ एक अद्वितीय उपहार है और हमें उसी भाव के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आइए, चलिए मेरे साथ, आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, 3 नियम की मैंने बात करी थी। विसर्ग संधि की परिभाषा मैंने आपको दी थी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए और विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। तो ये जो संधि होगी, ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। मानी विसर्ग संधि में विसर्ग का योग स्वर अथवा व्यंजन से किसी से भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो है ना, वह आपको ध्यान ये रखनी है कि ये विसर्ग जो है ये अपने आप को 7 रूपों में बदलता है और ये बात मैं आपको पिछले दोनों व्याख्यानों में हमेशा बताई है। आज भी मैं उससे श्रृंखला से आपको जोड़ देता हूं और इसलिए ध्यान रखें, विसर्ग का देखिएगा
विसर्ग का ओ होता है। मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए, जैसे मैंने कहा अध और गति, अधोगति, यश गाथा, यशोगाथा, यशगान, यशोगान, यशोदा, यशोदा, इसमें विसर्ग का ओ बन रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विसर्ग का ओ बनता है, ये नियम हमारा हो चुका है। ये नियम था। विसर्ग का र बनता है, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, जो विसर्ग संधि का भाग 2 जो था, कि विसर्ग का र कैसे बनता है, और उसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताए थे। देखिए, आविर्भाव था, आविर्भूत था, द्विरूढ़ा, द्विरोक्ति, द्विरोक्त, रविरुदे, बहिराक्रमण, बहिराक्रांता, बहुत सारे शब्द मैंने आपको यहां से दिए थे। रतिर्मुख, ज्योतिर्मय, इस प्रकार आशीर्वाद, आशीर्वचन, ये शब्द मैंने आपको कल दिए थे। तो विसर्ग का ओ कैसे बनता है और र कैसे बनता है, ये दोनों चीजें हमारी जो है पिछले 2 व्याख्यानों में हो गई, और यही विसर्ग संधि के 2 महत्वपूर्ण पार्ट थे। जिसने दोनों पार्ट नहीं देखे वो जरूर उसको पहला और दूसरा पार्ट देखें। आगे चलता हूं तो विसर्ग का लोप होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब कैसे होता है आज इसके बारे में बात करेंगे। या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें विसर्ग कभी परिवर्तित होता ही नहीं, कहीं कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है। वो कौन से शब्द है उसके बारे में बात करेंगे। एक जगह विसर्ग का श हो जाता है, जिसको हम तालव्य शकार, एक मूर्धन्य शकार श और एक स, मानी तीनों शकार बनते हैं विसर्ग के। तो ये विसर्ग का देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। 7 से 8वां कोई रूप नहीं होता, होता तो वो झूठा होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि विसर्ग का लोप कहां होता है, उसका नियम क्या है और कौन कौन से शब्द हैं। मित्रों, इस नियम की परिधि में केवल 5 या 6 शब्द हिंदी में प्रचलित है, मैं उसी की बात करूंगा। देखिए, विसर्ग का लोप कहां होता है, तो यहां से शुरू करते हैं। नियम नंबर 3, आज का नियम 2 जो है आगे कक्षा में हो चुके हैं। नियम 3 ये है। नियम 3 ये कहता है कि विसर्ग से पूर्व अ आना चाहिए। विसर्ग से पूर्व अ कैसे आना चाहिए, देखो मनः में विसर्ग है और न जो है उसमें क्या है, अ है। इसका मतलब इसी प्रकार यश शब्द है, यश में विसर्ग है, विसर्ग में श में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। तो मनः है, यश है, तेज वय, मानी विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, और इस विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया। अंतिम पद के आरंभ में कोई ऐसा शब्द हो जिसके आरंभ में आ जाए, या फिर ई आ जाए, या फिर उ आ जाए, या फिर ए आ जाए। ये 4 वर्ण ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग से पहले अ हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, संधि कहां होती है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में। तो अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण है वो आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ और ए हो सकता है। तो ये जो विसर्ग जो देख रहे हो, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इसी का नाम विसर्ग लोप संधि है। विसर्ग लोप संधि जो हम तीसरे नियम में पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। मित्रों, यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, और क्या है इसका तरीका देखिएगा। कुछ शब्द है, जैसे मैंने बताया 5-6 शब्द है। जैसे एक शब्द है हमारे पास अतः धन एव। अब परीक्षा में आपसे पूछ ले कि अतः और एव से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखो पहले तो ये नियम देखो, विसर्ग आया, विसर्ग से पहले त में क्या है, अ है, और इस अ के आगे क्या है, ए है। एक तो कुछ मेरे मित्र जो हैं अ और ए के उच्चारण को लेकर के बात कर रहे थे, और बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि अ और ए के उच्चारण में क्या अंतर है। तो मित्रों ये ध्यान रखो, देखो ये हमारा अ है, इसको हम अ बोलना चाहिए, कर्ण से अ बोलना चाहिए, अ, और ये जो है वो ए है, तो अ ए, इसका अभ्यास करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ए आ गलत है, अ आ, तो अ है, ये कर्ण से बोलते हैं, ये ए है। और ये एक बीच में देखो, ये ध्यान रखो, ये जो आगत स्वर है, ये जो ऑफिस अ जो बोल रहे हैं, एक तो ओ होता है हिंदी का स्वर, और ये आगत स्वर है जो विदेशज शब्दों से हमारे हिंदी में आता है। जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, ऑफिस है, जो केवल चांद लगता है ऊपर, उसका उच्चारण हमें ओ करना चाहिए, अ, और वो ओ है। तो एक तो अ ए अ ओ, इस प्रकार से इनका उच्चारण की बात थी, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूं, ताकि सबको ही इसका जो है सीखने का अवसर मिल जाए। चलिए मित्रों, अतः और एव शब्द को जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा, बोलो अत एव। हमें ध्यान रखना है कि इसकी शुरू रेखा एक कर देनी है। अब यदि आपसे अतः अतएव की संधि पूछे तो क्या होगी, अतः और एव, और अतः और एव से बनने वाला शब्द यदि आपसे पूछ ले तो अत एव बनेगा। क्या हुआ, इसमें विसर्ग का लोप हुआ है, और जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण जब मिलता है और उसमें कुछ हलचल होती है,
कुछ उसमें परिवर्तन होता है तो उसी का नाम संधि है, नहीं तो वो संधि नहीं होती, वो संयोग होता है। तो अतः ये हो गया। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला के एक और शब्द है ततः और एव, बीच में प्लस धन योग जिसको कहते हैं, वो निशान लगा दे। ततः और एव को मिलाओगे तो ये शब्द बनता है तत एव, फिर इसका उच्चारण भी बदल जाता है और शब्द होता है तत एव। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। कुछ शिक्षक और कुछ विद्यार्थी में देखता हूं इसको फिर अतएव कर देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ततएव भी नहीं करना है, ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं होता। मित्रों, एक तो प्रावधान शब्द गलत है, होना चाहिए प्राविधान। हम क्या बोलते हैं? प्रावधान। तो ये प्रावधान नहीं, ऐसा प्राविधान। प्रावधान का मतलब तो ध्यान देना होता है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। शुद्ध अशुद्ध शब्द विवेक की बात करूंगा तब। तो दो शब्द दे दिए मैंने अभी आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, यश की इच्छा के लिए शब्द आता है। यश इच्छा प्लस का निशान कर लें बीच में, और इसको जब जोड़ते हो तब शब्द बनता है यश इच्छा। देखो, हिंदी में यश इच्छा शब्द प्रचलित है, लेकिन वह शब्द जो है यश और इच्छा वाला जो शब्द है वो पारिभाषिक शब्द है संस्कृत का, इसलिए हमें इसी प्रकार से इसको लिखना चाहिए। इसी प्रकार से तेजः, मूल शब्द तेजस था, स का विसर्ग बना, तेजः बना, और तहजे का आगे क्या लगा बोलो? आभास। नियम याद रखो, देखो विसर्ग से पहले तेज में अ है, फिर आगे आ आया, तो विसर्ग ये जो अ के आगे, जो ज के आगे बनी अ जो है उसका विसर्ग देख रहे हो, उसका लोप हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? तेज आभास। तेज आभास। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से इन शब्दों का हमें निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द है मन इच्छा। अब मन इच्छा फिर इसमें गुण संधि नहीं करनी है आपको, मन इच्छा इसी प्रकार से करना है। एक शब्द जो आजकल की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाने लगा है, मन उच्छेद। मन कभी उच्छिन्न हो जाता है, उच्छेद हो जाता है, उसके लिए शब्द है मन उच्छेद, और शब्द बनाओगे तो ये मन उच्छेद। भूल करके भी मनोच्छेद, मानी इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग नहीं करें, मनोच्छेद, ऐसा कोई शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है, हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मैं देखिएगा, मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, वो क्या करते हैं कि जो आम जो हमारा जीवन है, जो हमारा दैनंदिन जो जीवन है, उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब हम रफ भी लिख रहे हैं, चाहे कच्चा काम कर रहे हैं, तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लिखें वो शुद्ध होना चाहिए। चाहे आप कहीं टाइप भी कर रहे हैं तब भी शुद्ध परिशुद्ध लिखें, वहां परीक्षा नहीं है। लेकिन आप ये धीरे धीरे जब आपकी अपनी आदतें बना लेते हो तो फिर ये आपको अपने आप ही समझ में आता है। मित्रों, इन शब्दों की बिल्कुल देखिएगा, साथ साथ में लिखते भी जाएं और साथ साथ में अपनी आंखों से इनकी तस्वीर भी बनाएं। अब देखो, नियम 3 की परिधि में आने वाले शब्द अतएव, ततएव, यश इच्छा, तेज आभास, मन इच्छा, मन उच्छेद, ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों के बाद आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया, ये मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज हमने लोप की बात कर ली, अब हम कुछ और बात कर रहे हैं मित्रों। चलिए मैं इनको मिटा रहा हूं, आप इनको बार बार अब इन जो है आंखें बंद करके, जब मैं आपको नियम बता देता हूं उसके बाद में आंखें बंद करें और ये कहें कि भाई विसर्ग का लोप कहां कहां होता है, तो कितने शब्दों में होगा? 6 शब्दों में होगा। कौन कौन से शब्द होंगे मेरे साथ बोले? अतः एव, तते, अतः और एव से अतएव, ततएव, यश इच्छा, मन उच्छेद, मन इच्छा, तेज आभास। अब जीवन में एक बार आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपको कभी भी विसर्ग का लोप जो हिंदी में 6 शब्दों में होता है और कहीं भी नहीं होता। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं नियम नंबर 3 की बात हो गई, नियम नंबर 4 देखो, पहला ओ था, फिर र, फिर लो। अब 4 की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम विपरीत क्रम में चलने वाले हैं। क्या है 4 नियम मित्रों? चौथा जो नियम है वो चौथा नियम देखिएगा क्या है कि विसर्ग से पहले यदि अ आ गया, अब ये कहां आएगा? इन्हीं शब्दों में आएगा। ये इधर देखिएगा, माने इन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं हम। इन शब्दों में विसर्ग से पहले अ है और फिर विसर्ग का इन अ के बाद में आए हुए विसर्ग का योग अंतिम पद के आरंभ में या तो क हो जाए या फिर प वर्ण आ गया, माने क और प आ गया, तो ये जो अ के आगे जो विसर्ग जो देख रहे हो इसका स बन जाता है। बहुत सावधान होकर के इस नियम को सुनना है। इस नियम के मैं 2 भाग करता हूं। चौथा जो नियम जो बता रहा हूं, इस नियम 4 है, उस 4 का ये वाला जो है क है, मानी पहला भाग है। क्या है ये कि विसर्ग से पूर्व अ होना चाहिए और इस अ के बाद में हुआ जो विसर्ग जो है उसके अंतिम पद में कोई ऐसा वर्ण हो जिसकी शुरुआत में क हो या फिर प हो।
तो ये जो विसर्ग जो आ रहे हैं उसका स बन जाता है। दूसरा नियम क्या है कि विसर्ग के पहले जो है इसमें अ और आ दोनों कर सकते हैं, आप दोनों कर लीजिएगा, अ और आ दोनों कर लें, अ और आ दोनों कर सकते हैं आप। दो शब्द हैं भास्कर और भास्पति, अह के बाद में विसर्ग या फिर आहा के बाद में विसर्ग और इनका योग क वर्ण से या प वर्ण से होगा। तो ये जो अ और आ के आगे जो विसर्ग जो आ रहे हैं, ये वाला जो विसर्ग है ये अपने आप को दंत्य स में बदलता है, ये ध्यान रखना है। इस नियम का, चौथे नियम का जो दूसरा भाग है वो ये है कि अ और आ के बाद में यदि विसर्ग हो और उनका योग यदि क और प से होता है तो यहां पर नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, यहां विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। यह महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप जितनी बार हृदयंगम करोगे उतनी बार आपके लिए ये जो है लाभदायक होगा। कैसे होता है देखो मित्रों, नियम 4 को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला यह है कि अ और आ के बाद में विसर्ग होना चाहिए, उसका योग क और प से होगा तो विसर्ग का स बन जाएगा। अ आ के बाद में विसर्ग और उसके बाद में क प होगा तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ये कुछ शब्द हैं जिनमें विसर्ग परिवर्तित नहीं होता और उन शब्दों को हम गलत लिखते हैं, और यहीं से हिंदी में शब्द शुद्धि को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें होने वाली हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा, पहला शब्द मैं लेता हूं, देखिए पहला शब्द ले लेता हूं मैं, भाहा धनकर। भा मूल शब्द है तो भा विसर्ग आएगा और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो भास्कर। भास्कर हम सूर्य को कहते हैं, और भाहापति ज्योति का जो पति है वह भी सूर्य है, तो यहां पर यह शब्द बनेगा भास्पति। दोनों शब्द जो है वो सूर्य के वाचक हैं। तो ये दो शब्द हो गए जिसमें देखो विसर्ग आया, विसर्ग से पहले भा में आ है, उसका योग क से और प से हो गया, तो एक शब्द बन गया भास्कर, दूसरा शब्द बन गया भास्पति। दो शब्द हो गए। आगे चलता हूं मित्रों, देखो एक शब्द है हमारे पास, जैसे परह शब्द है और परह के बाद में परह आ जाए, पर आ जाए तो शब्द बनता है परस्पर। संस्कृत यदि होती तो परह और परह इस प्रकार से परस्पर, मानी विसर्ग वहां पर रहता, लेकिन यहां पर परह और परह से परस्पर शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से तिरह और कृत, ये देखिएगा तिरह और कृत, यहां पर क से योग हो रहा है, शब्द बनता है तिरस्कृत। ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और वाचः और पति, बृहस्पति के लिए शब्द आता है वाच, वाणी का पति, वह जो वाणी का पति है, तो प आ गया, विसर्ग से पहले अ है तो अ के बाद में प आएगा तो स बना दो और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो वाचस्पति। इसी प्रकार से एक शब्द है व्रीह, व्रीह धातु है वस्तुतः और उससे फिर रूपांतरण होकर के व्रीह शब्द, और ये शब्द बनेगा बृहस्पति। तो वाचस्पति और बृहस्पति, इन दो शब्दों की हमने बात करी। अब देखिए परस्पर हो गया। इसी प्रकार से तिरह और कृत तिरस्कृत हो गया, तिरह और कार, ये शब्द बना तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कृत हो गया, तिरस्कार हो गया। और इसी प्रकार से एक शब्द है नमः और कार, शब्द बनेगा नमस्कार। तो एक बार आपने ये देखना है कि ये कौन कौन से शब्द है जिसमें विसर्ग का स बन रहा है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द और है, ले लीजिएगा पुरह धनकृत, मानी आगे करके किसी को जो चीज दी जाती है उसके लिए शब्द आता है पुरस्कृत। मित्रों ये शब्द है जिसमें विसर्ग का क्या बना, बोलो स बना है। अ आ के बाद में विसर्ग हो, उसका योग क और प से होगा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। और ये दूसरा जो पार्ट था उसके लिए उसको हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इन शब्दों को मुझे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिएगा, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें विसर्ग से पहले अ और आ आता है और उसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पहला शब्द जो पूरा हिंदुस्तान गलत लिख रहा है वह शब्द है मना धन कामना। देखिएगा विसर्ग से पहले नाम अ है, ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या है, क है। नियम हमारा यही है और शब्द क्या बनेगा, मनः और कामना। सिरो रेखा एक हमें कर देनी चाहिए, देवनागरी का लिखने का तरीका यह है, मनः कामना।
इस शब्द को हम उच्चारण करते हैं मनोकामना, लिखते भी मनोकामना है। हजारों हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर भी हम गलत करते हैं। कोई भी शब्द मनोकामना होता है, क्योंकि विसर्ग का ओ यहां बन ही नहीं सकता। विसर्ग का ओ तो कब बनता है? जब विसर्ग का आगे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मनोविज्ञान होगा। मनोयोग भी होता है, मनोरथ भी होता है, मनोभव भी होता है, मनोजव भी होता है, मनोरोग, मनोविज्ञान, इस प्रकार के शब्द होंगे, लेकिन मनोकामना नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुप्रचलित शब्द है। इसी प्रकार से मन की प्रसन्नता के लिए एक शब्द है मन धन प्रसाद। प्रसाद प्रसन्नता को कहते हैं, प्रसाद एक गुण भी है, तो ये शब्द मनोप्रसाद नहीं होगा, मन प्रसाद ही होगा। इसी प्रकार से मनोकल्पना आप लोगों ने सुना होगा, मनः कल्पन, मनः कल्पन, मनः कल्पन का मनः कल्पन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीन शब्द अभी तक मैंने बताए जिसमें विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। इसको मनोकामना, मनोप्रसाद और मनोकल्पन बोलना और लिखना गलत है। आज के बाद में ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि आज के बाद में हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी भी विसर्ग का हम यहां पर ओ नहीं करेंगे। चलिए, इसी तरह से एक शब्द है, देखो, प्रातः और धनकाल। ये तो इसका संधि विच्छेद है, मैं लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना मैंने कैसे लिखा है। प्रातः और काल, और इसको शिरोरेखा एक जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा प्रातः काल। इसी प्रकार से एक शब्द है अंतः और करण। इन शब्दों को आप लोग भली भांति कर लें, बीच में प्लस का निशान जरूर लगा लें। अंतःकरण, और ये शिरोरेखा इसकी एक कर देते हैं, शब्द बनता है अंतःकरण। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका अंतःकरण का संधि विच्छेद भी यही होगा, शब्द भी यही बनेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। और ऐसा होना संधि के क्षेत्र में उसको हम बोलते हैं प्रकृति भाव। संस्कृत में हरि एतौ, गंगे एते, इस प्रकार के जो इद्वुद्दे द्विवचनम प्रगृह्यम प्लुत नित्यम, वो जो सूत्र है वो प्रकृति भाव करता है, माने जो वस्तु, जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हिंदी में हमें सूत्र, हालांकि उस सूत्र का यहां पर कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अंतः और क्रम जो शब्द है उससे शब्द बनेगा अंतःक्रम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मित्रों, एक शब्द है रजह। रजह मिट्टी को कहते हैं, धूल के जो कण होते हैं, रजह और कण, ये शब्द पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। रजह और कण, ये जो शब्द बनेगा ये रजोकण नहीं बनाना चाहिए, रजह कण का रजह कण ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होता, माने प्रकृति भाव हो जाता। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द देखिएगा, अधः और पतन, और ये पूरा हिंदुस्तान इस शब्द को गलत लिख रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? अधः और पतन को जोड़ोगे तो अधः पतन ही रहेगा। जो लोग अधोपतन लिख रहे हैं वो आज के बाद में ये संकल्प ले लें कि हमें अधोपतन आज के बाद में नहीं लिखना है, क्योंकि ये अधोपतन लिखना और बोलना गलत है। इसी प्रकार से मैं इसको मिटा रहा हूं। कुछ और शब्द हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार से आपकी तैयारी हो कि आपको और फिर जो है कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। मेरी ये एक आप लोगों के सामने इच्छा रहती है। चलिए, पुनः और प्राप्त। मित्रों, शब्द बनता है पुनः प्राप्त, नो चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। इसी प्रकार से पुनः और प्राप्ति, पुनः धन प्राप्ति को जोड़ोगे तो पुनर्प्राप्ति नहीं करना है, पुनः प्राप्ति, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा। विकल्प से संस्कृत में पुनर्प्राप्ति इस प्रकार बनाया जाता है, हिंदी में इसको मान्यता नहीं है। पुनः फलित, पुनः धन फलित, फिर से फलित होना, जैसे वृक्ष है ना, उस वृक्ष को हम कहते हैं कि ये वृक्ष पुनः फलित हो गया, फिर से फल वाला हो गया है, फलित मानी फल वाला हो गया है, तो पुनः फलित हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द है जो बार बार हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, और ये शब्द मैं लिख रहा हूं पुनः प्रसारण। ये शब्द पुनः और यहां पर प्रसारण शब्द, इसी प्रकार से पुनर्प्रसारण शब्द नहीं करें। इसी प्रकार से एक शब्द और है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। एक शब्द है पयः पान। पय दूध को कहते हैं, और उसको जोड़ोगे तो पय पान, शिरोरेखा एक कर देना। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, पय पान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। संस्कृत में एक उक्ति है कि सर्प को, भुजंग को यदि विष पिलाओगे तो वो कभी भी, पय पिलाओगे, दूध पिलाओगे तो वो ऐसा नहीं है कि उसमें अमृत हो जाएगा। पयपान भुजंगानाम
माने दूध का पिलाना भुजंग के लिए केवल विष को वर्धित करने वाला होता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पयःपान शब्द हो गया। इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में बार बार आपको इस तरह से करना चाहिए। मित्रों, एक शब्द है शिरः पीड़ा। शिरो पीड़ा नहीं होता है। देखो, पहली बात तो पीड़ा शब्द होता है, तो ये शब्द जो है वो शिरः पीड़ा, ये पीड़ा शब्द नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। संस्कृत के किसी भी तत्सम शब्द में ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं लगाना चाहिए। जैसे प्रौढ़ शब्द है, हम ढ के नीचे बिंदु लगा देते हैं जबकि बिंदु नहीं लगता है। गरुड़ ड़ लगा देते हैं, वहां भी नहीं लगता है। और हम आगे बात करेंगे जब शुद्ध विशुद्ध की बात करेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द है अंतः और पूर्व। अंतः और पूर्व शब्द बनेगा अंतःपुर, इसमें भी विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नियम नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट था वो ये कह रहा था कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसका योग क और प से होगा, तो इन शब्दों में विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको हृदयंगम किया है और इसको आप आगे जो है, देखिए इतने शब्द करने के बाद में तो आप जो है 4 लोगों की परीक्षाएं और पास करवा दो। इसके बाद आज तक कोई भी शब्द नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो मैं यहां से फिर जो है आगे बढ़ता हूं मित्रों, आगे वाला नियम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए, विसर्ग का ओ कैसे होता है जान लिया, र कैसे होता है लो, विसर्ग कैसे होता है। अब हम बात करेंगे विसर्ग का श कब बन जाता है। तो विसर्ग का श बनने के लिए कौन सा नियम है, चलिए आइए बात करते हैं। मित्रों, नियम नंबर 4 के 2 भाग थे। बार बार कह रहा हूं, जो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, क्योंकि अधोपतन, मनोकामना इत्यादि शब्दों का हमने इतना गलत अभ्यास कर लिया है कि अब यदि आपको कोई कहता है कि मनोकामना शब्द नहीं होता, तो एक बार तो हमारे झटका लगता है कि कोई ऐसा होता है क्या। नहीं, हमने बोल बोल करके आदत डेवलप कर ली, और जो अनजाने में की हुई आदतें हैं वो जीवन को बर्बाद कर देती है और आबाद भी कर देती है। सकारात्मक जीवन के साथ, सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता। उत्साह होना चाहिए। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप युवा क्यों हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभी सोचिए, आप युवा क्यों हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी लोग इस कक्षा को देख रहे हैं, आप युवा क्यों हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? मेरा नाम मोहन है, सोहन है, किशन है, राम है, घनश्याम, सीता, पार्वती हूं इसलिए युवा हूं? नहीं, युवा का मतलब है युवा शक्ति। एक तो युवा शक्ति नहीं होता है, युवा शक्ति, युवा वर्ग बोलते हैं, यु वर्ग, ये शब्द गलत है। युवा वर्ग कोई शब्द नहीं होता, यु वर्ग, यु शक्ति। जैसे युवराज होता है, युवाराज नहीं होता। जैसे युवा वाणी नहीं, युवाणी होता है। खैर वो अलग बात है, क्योंकि मेरी हर चीज में व्याकरण की दृष्टि चली जाती है। लेकिन युवा का मतलब होता है जोश, जिसमें पावर है, जिसमें शक्ति है, वह युवा है। जिसमें जोश है, अनंत जोश है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अरे जब कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सोचिए आप। हम जीवन में सदैव परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम जीवन में सदैव ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति की जिंदगी में तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियां थी इसलिए उसने कर लिया। नहीं, हर व्यक्ति इस संसार का, जब आपकी चेतना जग जाए तो आप वहां जा सकते हैं जहां पर आप जाने के हकदार हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन जहां जहां जाता है गर्दन नीचे करके उसके साथ साथ चल लिए होते हैं। मित्रों, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा पैदा करो कि जीवन को कहो पकड़ करके यहां से और कहो चल जिंदगी मुझे वहां जाना है। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब की बार तैयारी कर रहे हैं, फिर एक बार और करेंगे, फिर 3 बार और करेंगे, 4 बार और करेंगे। नहीं, जीवन का सबसे यदि कोई सुहावना क्षण आपके सामने है तो वो यही क्षण है। मैं आपको कह रहा हूं, जिस क्षण मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, हर इसी प्रकार हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण जो है, वह क्षण जो है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। हम जो है प्रतीक्षा करते हैं किसकी? अनुकूल परिस्थिति की। मित्रों, मैं तो अधेड़ उम्र में आ गया हूं, युवा नहीं रहा, लेकिन आज तक मैंने देखा है कभी भी कोई जीवन में अनुकूल स्थिति नहीं आती। जिस वक्त आप हैं वही आपके लिए अनुकूल स्थिति है। जब आपको नींद आए तब अपने आप को यह कहना कि नहीं, अब की बार तुझे जीवन में सफल होना है, उठ चल मेरे साथ। क्योंकि आत्मा आपकी जो है वह ये चाहती है, लेकिन ये मन उल्लू का पट्टा है। इसको जो है हमें जितना आप इसको नियंत्रण करके रखोगे, क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। चाहोगे तो मन में फंस जाओगे तो बंधन हो गया, और इसे निवृत्त हो जाओगे और अपनी शक्तियों को यदि खोल लोगे तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता। ये चीजें जीवन में मैं पिछले 20 वर्ष से अहर्निश कर रहा हूं। अहन और निशा से शब्द बनता है अहर्निश, रात और दिन।
रात और दिन जब लगातार निरंतर लगे रहते हो। हमारी समस्या क्या है, हम 4 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, फिर रुकते हैं। नहीं, ये जो समय आने वाला है मित्रों, इन कक्षाओं की शुरुआत भी यदि मैं रुक गया था जीवन में, क्योंकि मैं पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, मेरे महाविद्यालय में जब भी मैं जाता हूं एक क्षण के लिए नहीं बैठता। जो भी विद्यार्थी मुझसे कुछ भी पूछता है मैं जरूर उसका उत्तर देता हूं। लेकिन ये कोरोना का संकट ऐसा आया कि नियति ने तो हमारे जो है दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इसका दरवाजा तो कभी बंद नहीं होता। और इसलिए मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों के साथ में इस प्रकार की चीजें लेके आऊं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि विसर्ग का श कैसे बनता है। तो चलिए मित्रों, विसर्ग का श देखिए, ये विसर्ग में परिवर्तन ओ र, विसर्ग का ओ बन सकता है, विसर्ग का र, विसर्ग का लोप, विसर्ग का विसर्ग या विसर्ग का श बन सकता है। श कौन सा है, ये तालव्य श। तो कैसे बनता है, बहुत सरल है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई च वर्ण हो या छ तो होता नहीं है हिंदी में, इसलिए लिख रहा हूं केवल, और श थोड़ा सा नियम की तरह लगे, छोटा नहीं लगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो च, छ और श 3 वर्ण है, माने अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसा शब्द हो जिसके आरंभ में च आ जाए, छ आ जाए या फिर श आ जाए। तो ये जो विसर्ग जो देख रहे हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो विसर्ग था ना, इसका ये तालव्य श बन जाता है। कैसे, चलिए, बहुत अच्छा शब्द है और हिंदी वालों को ये डराने वाला शब्द है, क्योंकि इसमें श ही श दिखते हैं और श को दिख करके गड़बड़ कर देते हैं। देखो, यशा का ऐसा लिखो, ये विसर्ग का योग श से हुआ है, इस से ये विसर्ग था, ये श हुआ है, तो ये विसर्ग जो था इसको मैं श बना दूंगा। श कैसा होगा, हलन, जिसको आप आधा कहते हैं। वैसे तो इस संसार में आधा पूरा कोई नहीं है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ पूर्ण ही है, लेकिन फिर भी ये अर्ध श हो गया और फिर आगे शरीर, यश शरीर, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यश और शेष, देखो इस श से जुड़ा तो क्या बना, यश फिर श फिर शेष, यश शेष, जिसका यश ही शेष रह जाता है, ये शरीर चला जाता है, वो क्या होता है, यश शेष होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक शब्द है पुनः और चर्या, ये बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है, इसको महत्वपूर्ण कर लेना आप। और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, पुनश्चर्या। केवल पुनः और च को जोड़ देते हो तो पुनश्च बन जाता है, ये भी हिंदी में बहुत चलता है। पुनश्च मानी फिर से, लेखक को लिखता है पुनश्च, और भी इसी प्रकार से पुनश्चर्या है। और इसी तरह से पुनः धनचरण, पुनश्चरण, इस प्रकार से इन शब्दों की सृष्टि होती है। ये कितने सुंदर शब्द हैं और उनको हमें सीखना ही चाहिए। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं बता रहा हूं, मनः और चिकित्सा। लेकिन भारतीय चिकित्सालयों में, आजकल तो चिकित्सालय कहीं रहे नहीं है, सब हॉस्पिटल हो गए हैं, लेकिन ये शब्द पहले मैं बता देता हूं, ये शब्द है मनश्चिकित्सा और हम इसको लिखते हैं मनोचिकित्सा। ये मनोचिकित्सा कोई शब्द नहीं होता है, ये आपको गिन के मेरी कहने से गांठ बांध लें आप। मनोचिकित्सा कोई शब्द नहीं है। हाँ, मनोविज्ञान होगा, मनोविज्ञान विभाग, लेकिन मनोचिकित्सक, अरे नहीं, मनोचिकित्सा मन होता ही नहीं है। इसी प्रकार से मनो के साथ में चिकित्सक, मानिए जो साइकोलॉजी जिनकी खराब हो जाती है ना, उनके लिए वैसे तो व्यक्ति स्वयं ही उसका जो है इलाज कर सकता है, लेकिन ये शब्द बनता है मनश्चिकित्सक। मनोचिकित्सक कोई शब्द नहीं है, ये केवल प्रचलन में है। इन प्रचलन वाले हिंदी भाषा के 2 रूप हैं, एक तो राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा। घोषित रूप से राजभाषा है और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा में तो आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दर्द भी नहीं है। राजभाषा की जहां पर बात आती है वहां पर आपको ध्यान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको परीक्षा में आता है। चलिए, तो ये जो शब्द थे वो इस प्रकार से वो वाले हो गए। इसी प्रकार से देखिए मित्रों, अंतःचक्षु, एक शब्द है अंतःचक्षु। कितना आंतरिक जो जिसके चक्षु होते हैं, और कहते हैं ना पढ़े लिखे के 2 आंखें होती हैं, 4 आंखें होती है, 2 तो सबके होती हैं, लेकिन हमारी ये 2 जो हैं ये सही काम करे, मैं आप लोगों से ये आग्रह करता हूं। 4 भले हो कि नहीं हो, अंतःचक्षु ये हो गया। इसी प्रकार से एक अंतःचक्षु की तरह एक शब्द जो बहुत प्रचलित है, ज्योति ही चक्षु, ज्योति रूपी चक्षु। और ये शब्द क्या बनेगा, ज्योतिष चक्षु, ज्योतिष चक्षु। देखो इसका कारण क्या है,
विसर्ग का योग जब च छ से हुआ तो ये विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बोलो? कंठ है। इधर देखिए आप लोग ध्यान से। और ये च छ श इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। संधि में क्या होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो बदल जाता है किसके अनुसार? अंतिम पद का प्रथम वर्ण जो है। जब विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ह की भांति होता है, रामः, यशः, तेजः, मनः, और उसका उच्चारण जो है उसका मिलन तालु वाले वर्णों से होगा, तो विसर्ग ने भी अपने आप को तालु बना लिया और वो तालुक से उच्चरित होने लग गया, यूं कह सकते हैं, और वो यशः शरीर इस प्रकार से ये शब्द बन गया। चलिए मित्रों, ये बात थी श कैसे बनता है इसकी। अब हम आगे बात करते हैं कि स कैसे बनता है। ये बहुत सरल है। देखो, यह श क्या है? तालु। यह श क्या है? मूर्धा से बोला जाता है, जिसको हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और ये वाला जो स जो है वो दान से, सड़क, संतोष, संकट, संग्राम, स। यह श है, श जो हमारा रटा हुआ षटकोण। और ये शंकर वाला श। अब ये शंकर, षटकोण और सड़क, ये तो आरंभ में बच्चों को जो छोटे होते हैं उनको सिखाने के लिए होते हैं। अब बड़े बच्चों को इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो, जब विसर्ग का योग तालु वाले से होगा तो विसर्ग भी तालु बन जाएगा, जब मूर्धा वाले से होगा तो विसर्ग भी मूर्धा बन जाएगा, और जब विसर्ग का योग दंत्य वर्णों से होगा तो विसर्ग भी दंत्य बन जाएगा। ये सीधे सरल सा नियम है। चलिए, ये मैं बात कर चुका हूं नियम नंबर 5 की। मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने साथियों से चर्चा करें जरूर इनके बारे में कि कौन कौन से शब्द हैं जिसमें श बनता है। जितना आप इनको बार बार, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन होता है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा आने वाला है। मित्रों, एक शब्द और है, इस श वाला दिमाग से निकल गया, हरि और चंद्र शब्द है, ये पूछा जाता है, और ये शब्द बनता है हरिश्चंद्र। ये हमें ध्यान रखना है, ये उस नियम का है जो पहले पढ़ा चुका हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए मित्रों, आगे जो है हम बात करते हैं कि विसर्ग का स कब बनता है, दंत्य स कब बनता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग का योग यदि, देखो हमारे वर्गों में त वर्ण, त वर्ग जो है वो दंत से उच्चरित होते हैं, तो त और स से हो जाए तो ये जो विसर्ग है इसका भी स बन जाता है। और इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है नमः और ते। नमः और त से जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा नमस्ते। संधिविच्छेद क्या होगा? नमः और ते, नमस्ते। इसी प्रकार से एक शब्द है शिरः और त्राण, शिरस्त्राण। इस शब्द का अर्थ सोचिए, बताता हूं मैं क्या होता है। शिरस्त्राण शब्द, शिरस्त्राण का मतलब क्या है इसका अर्थ सोचिएगा। इसी तरह से एक शब्द है मनः और ताप, मनस्ताप। मित्रों, शिरस्त्राण, त्राण कहते हैं रक्षा करने वाले को, शेर की जो रक्षा करता है, जो हेलमेट होता है आपका, उसको है, उसका नाम है शिरस्त्राण। देखो कितने अच्छे शब्द थे। आज हर कोई हेलमेट पहनता है, शिरस्त्राण कोई नहीं पहनता, जबकि हम उसको धारण करते हैं। जैसे ये हमारे हर व्यक्ति के लिए क्या हो गया? चश्मा। इस शब्द का विशुद्ध नाम क्या है? उपनेत्र, जो नेत्र के समीप रहे। हिंदी हो या संस्कृत हो, जो देवनागरी लिपि है उसमें शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, लेकिन हमने इन शब्दों को छोड़ ही दिया। इसी प्रकार से मनस्ताप है, और इसी तरह से एक शब्द है अंतः और तल, अंतधन तल, बहुत बार पूछा गया शब्द है अंतस्तल। अंतः आंतरिक जो है उसका जो तल है वो अंतस्तल है। तो 4 शब्द हुए, नमस्त, शिरस्त्राण, मनस्ताप, और जो है इसी प्रकार से बही और स्थल। बही, देखो स का योग हो रहा है स से विसर्ग का, तो ये शब्द बनेगा बही स्थल, बही। फिर देखो विसर्ग वाला स और स्थल वाला तो है ही है, तो ये शब्द इसको मोस्ट कर लेना, बहिरस्थल या बहिस्थल नहीं होता है, बहिस्थल। इसी प्रकार से एक शब्द और लेता हूं मैं, एक शब्द है प्रातः धन स्मरण। इसको सही या तो विसर्ग का विसर्ग रख लो या फिर प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द है चंद्रः तमः। चंद्र प्रकाश का वाचक है, यहां पर संज्ञा नहीं है, चंद्र प्रकाश का वाचक है, और तम जानते ही हैं अंधकार को कहते हैं, तो चंद्रस्तमो। इस प्रकार से ये विसर्ग का स बन जाता है। कब? क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान वही तरीका है, कंठ था, इनका त और स का उच्चारण स्थान दंत था, इसलिए जब कंठ दंत्य वर्णों से मिला तो कंठ भी अपने आप को दंत से उच्चारित करने लग गया और ये शब्द बन गया। चलिए आगे बात करते हैं विसर्ग का। ये हो गया। अब ये श कब बनता है? तो बहुत सरल है।
मैंने आपको बता चुका हूं, इनको मैं मिटा रहा हूं। इन शब्दों को बार बार रिवीजन करें। कहीं पर यदि कोई समस्या आ रही है तो मैं तत्पर होता हूं सदैव, जब भी समय मिलता है आप लोगों की बातों का उत्तर जरूर मैं देता हूं। मैंने आपको ये पिछली कक्षा में भी कहा था कि मैया पाठशाला में जब आप अबाउट में जाओगे तो वहां पर टेलीग्राम ऐप है, उसको आप ज्वाइन करें। आपकी कोई भी शंका है तो आप वहां पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब पर जो लिंक जो डाला जा रहा है उसमें जो आप संदेश जो लिखते हैं उन संदेशों में प्रयास करेंगे कहीं कोई शब्द ताकि सबके काम आए, और उसको आप जरूर देखें। चलिए मित्रों, विसर्ग का श कब बनता है? ये बहुत सरल है, और विसर्ग का योग जब ट और श से होता है। कारण इसका मैं बता देता हूं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ट और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। जब कंठ मूर्धा से मिलता है तो कंठ भी मूर्धा हो जाएगा, और ये विसर्ग जो है वो श के रूप में उच्चारित होने लगेगा। और इसके लिए एक और, ये हिंदी में काम नहीं आता लेकिन पूछा बहुत जाता है हिंदी में। कुछ शब्द है जो हिंदी में काम नहीं आ रहे हैं लेकिन केवल परीक्षा के लिए हमने इनको बचा के रखा हुआ है। शब्द है राम, फिर आधा श ठ। इसको देख लो आप कैसे लिखा है मैंने, रामष्ठ। देखो विसर्ग से पहले अ, आगे क्या आया? श। मैं यही कह रहा हूं कि विसर्ग का योग या तो ट वर्ण से या श वर्ण से होगा, तो ये जो विसर्ग है उसका श बन जाएगा। अब राम और षष्ठ को जोड़ोगे तो शब्द बनता है रामष्ठ। मानी ये वाला जो श आया है ये विसर्ग का है। इसी प्रकार से रामष्ठ, इसी प्रकार से एक शब्द बनता है धनु और टंकार, धनुष की टंकार। ये भी बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये शब्द मित्रों बनता है धनुष टंकार, धनुष टंकार। इसी प्रकार से संस्कृत का शब्द है राम टिकेत, लेकिन हिंदी में भी चल रहा है। और ये दूसरी बार, ये जो कक्षाएं हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि हिंदी में और संस्कृत में विसर्ग संधि में कोई भी अंतर नहीं होता। तो शब्द बनता है राम टिकेत। चलिएगा, ये 3 शब्द थे। इसी प्रकार से एक शब्द जो है वो चतुहु धन षष्ठी। ये ठी मत करना, षष्ठी होता है। देखो षष्ठी तो 60 को कहते हैं, और षष्ठी जो है ये विभक्ति है। इन दोनों में ये अंतर है। ये शब्द युग्म में कई बार आता है। षष्ठी 7 की संख्या है, षष्ठी विभक्ति है। क्या करेंगे बोलो? चतुहु, विसर्ग के आगे श आया, श का योग श हुआ, ये श बन गया, फिर ये श, फिर ये ष टी। आप इन श को देख करके आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं इन्हीं शब्दों को लेके आता हूं और इन्हीं शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए मित्रों, इस नियम की बात हो गई। अब एक इस विसर्ग संधि का अंतिम नियम जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द हैं जो कि इस नियम की परिधि से ये बनते हैं, और वो नियम क्या है देखिएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई के आगे विसर्ग हो या फिर ऊ के आगे विसर्ग हो, ये लास्ट नियम है। और इनका योग क से, प से या म से हो जाए तो ये ई और ऊ के आगे जो आया हुआ जो विसर्ग है मित्रों, ये विसर्ग का श बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। देखिए मैंने अभी आपको विसर्ग का ये बताया था कि अ और आ के आगे विसर्ग आएगा और क को आएगा तो स बनता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है? विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, ई और ऊ है। जब ई और ऊ आता है तब वो वर्ण तो क पर ही रहेंगे, लेकिन इसका श बन जाएगा। और देखो सीधा सीधा शब्द है आवी ही और कार। आपको ध्यान रखना है आविष्कार, आविष्कार। ये विसर्ग जो है ना, इसका कई बार ये शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेते हैं। जैसे पुरस्कार लिखते हो तो पुरस्कार में स वो उस नियम से बन रहा है, पुरस्कार में यह वाला स आता है, लेकिन आविष्कार में यह श मूर्धन्य श है। तो ये दोनों में अंतर है, मूलभूत अंतर है। इन शब्दों का लेखन हम कैसे करें, ये केवल और केवल संधि नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व का कौशल है, जिससे आप इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, समाज में संदेश जाना चाहिए। भारतीय, देखिए भारतीय भाषा को लेकर के थोड़ा उदासीन है। कोई नृप हो हमें क्या हानि, कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, दूसरा शुद्ध लिख लेगा मैं क्यों लिखूं, मेरी तो कोई परीक्षा नहीं है। ये हमारी दृष्टि जो है ये परिवर्तन होनी चाहिए। और यदि आप लोगों ने साथ दिया तो मैं आपसे ये जो है आश्वस्ति देता हूं आप लोगों को कि मैं इस प्रक्रिया को चेंज करूंगा। लेकिन आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे मिलना चाहिए। आवी ही और कार से आविष्कार, और आवी और कृत से जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा आविष्कृत। जिस चीज का आविष्कार हो गया है वो आविष्कृत है। आविष्कार भाववाचक शब्द है, और इस आविष्कार को करने वाला जो है उसके लिए शब्द आता है आवी ही धन कारक।
और ये शब्द बनता है आविष्कारक। इसी प्रकार से एक शब्द है बहिः और कार। शब्द क्या बनेगा? बहिष्कार। मित्रों एक शब्द बहिस्थल था, उसमें देखो स आया, अभी हम पिछले शब्द में बात कर रहे थे, और यहां पर ये श, ये विसर्ग का योग देखो, ये विसर्ग से पहले ई है, इसका योग क से हो रहा है, तो श बना देंगे और शब्द बनेगा बहिष्कार। बहिष्कार। इसी प्रकार से बहिः और कृत, जिसको बार कर दिया गया है, वो क्या बनेगा? बोलो, बहिष्कृत। इसी प्रकार से एक शब्द इसका बनता है आयुः। देखो उसमें मूल शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी के विद्यार्थियों को, यदि हिंदी के विद्यार्थियों ने ये जान लिया कि ये हिंदी में प्रचलित विसर्गान पद कौन कौन से हैं, तो आपकी आधी समस्या वैसे ही समाधान हो गया। हमें ये रटना है, मन यश तेज वय सिरा पुरा पुनः अतः सह एक पय अंत अंततः सद्यः रजः तमः श्रेयः अधः सरः सर्वतः उरः परः शिरः स्वः ततः वाचा व्रियः अन्य। एक तरीका और बताता हूं, आपने जैसे एक शब्द देखा मन, आपने एक देखा यश, फिर आप दिमाग में ये सोचो कि यश से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे यशो गाता है, यशोधरा है, यशोगान है, यशो भाग है, तो बहुत सारे शब्द यश, तेज, तेजो, हाँ देखो तेजः पुंज से तेजोपुंज नहीं बनता है, ये तेजः पुंज जो है ये विसर्ग ये ऐसी प्रकार से रहेगा, लेकिन तेजः और भाव से तेजो भाव बनता है, ये ध्यान रखना है। तेजः और योग से तेजो योग बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों हम इसकी बात कर रहे थे, आयु इसमें शब्द आया, देखो ऊ वाला आयु, तो आयु के साथ में मान जब जोड़ देते हैं, एक तो मान में न हलंत होता है बुद्धिमान की तरह, तो शब्द बनता है आयुष्मान। ये पुल्लिंग का विशेषण है, जब आपको आशीर्वाद देना हो छोटे को तो हम कहते हैं आयुष्मान भव, हालांकि हम उसको आयुष्मान भवः कह देते हैं, ये भवः नहीं है, ये आयुष्मान भव है। हम बोलने में क्योंकि भवः बोल देते हैं, न जाने ये कब अशुद्धियां भारतीय समाज में आ गई और हमने उसको स्वीकार कर लिया। और फिर दूसरी बात, यत्र तत्र सर्वत्र, ये आप सुनते ही हैं, चलो हिंदी तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, हिंदी कराती है आपकी। मैंने बहुत सारे देखे हैं जो आरएस में बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो वो कहते हैं कि सर यदि हमारी हिंदी बहुत अच्छी होती या हिंदी थोड़ी सी भी अच्छी होती तो हम आरएस हो जाते। ये हिंदी आपकी हिंदी नहीं कराए, इसलिए आज से ही हमें कमर कस लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। आयुमान से आयुष्मान, एक इस शब्द को हम बहुत गलत लगते हैं, आयु धनमती शब्द है, अभी इसके बारे में बताने वाला हूं, पहले इस शब्द को लिख देता हूं। ये शब्द बनता है आयुष्मती। आयुष्मती का मतलब है जब स्त्री को आप आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी छोटी बहन को दे रहे हैं, या जो आपसे छोटी हैं उम्र में, उनको आप आशीर्वाद देते हैं, तो आयुष्मती होता है। मित्रों एक तो मति होता है, एक मति होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? इस मति का तो मतलब है वाली, और ये वाली जो मति है इसका अर्थ होता है बुद्धि। इसका अर्थ जैसे श्रीमती में भी क्या कर देते हैं, देखो श्रीमती को भी हम श्रीमती कर देते हैं, ये गलत है। शब्द है श्रीमती, ऐसे आपने हरस को कर दिया तो श्रीमती नाराज हो जाएगी, ध्यान रखना। ये श्रीमती, इसका मतलब तो श्री बुद्धि ऐसा हो गया। श्री वाली, ऐश्वर्य वाली जो है वह श्रीमती है। ये शब्द युग में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मति बुद्धि है, जिसको आप धी कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, और ये मति, आयुष्मती, यशस्वती, विद्यावती, मति वाला जो शब्द है ना, वो वती और मति में, ये ध्यान रखना है आपको। तो आयुष्मती हो गया। इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं, और इनको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सब और रह गए हैं जिसमें श बन जाता है मित्रों। और ये देखिएगा एक शब्द है चतुः और पथ, शब्द बनता है, देखिए विसर्ग से पहले उ है, आगे प है, शब्द बनता है चतुष्पथ। इसी प्रकार से चतुः और कारक, चतुष्कारक, चतुष्कारक। एक शब्द बनता है चतुः और कोण, जो चारों ओर कोण होता है, वो चतुष्कोण। और इसी प्रकार से एक शब्द बनता है, आयुष्मती वाला हो गया। एक शब्द बहुत जरूरी है, लिखो, ज्योति ही धनमती। ज्योति, और यहां पर मति हरस्व आएगा क्योंकि ज्योति रूपी मति है ये, तो शब्द बनता है ज्योतिष्मती।
ज्योतिषमति, ये बुद्धि वाला है, ज्योति रूपी मति जो है वो ज्योतिषमति, इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं। चलिएगा, इसी प्रकार से मित्रों चतु और पद से शब्द बनता है चतुष्पद। चतुष्पद, चार पैरों, चार पद, और चतु और पाद को मिला दोगे तो शब्द बनेगा चतुष्पाद। नियम था कि विसर्ग से पहले ई या उ हो और उसका योग क, प और म से होता है तो विसर्ग जो है उसका श बन जाता है। और इस नियम के साथ ही मैं आपको ये जो है हिंदी की जो एक शब्द और वपुष्मान लिख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा कोई रह नहीं जाए। वपु, वपु कहते हैं शरीर को, शरीर वाला है जो, वह है वपुष्मान। तो ये थे विसर्ग संधि। मैंने पूरा प्रयास किया है, मेरी तरफ से 100%, 200% देने के लिए मैं तैयार हूं। आपकी तरफ से आपको 100% भी आपने दे दिया तो मिलकर के हम बहुत बड़ा एक एनर्जी, बहुत बड़ी ऊर्जा जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। नमस्ते मित्रों, मिलता हूं आगे की कक्षा में जब हम स्वर संधि की बात करेंगे, और संस्कृत को मैं आपसे जो है आगे प्रयास करूंगा कि नियमित रूप से संस्कृत की कक्षाएं हो। कल संस्कृत में धातु प्रकरण, धातु पाठ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते।